नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका प्रोग्राम बदलते दौर में। हर रविवार की तरह इस बार फिर से हम तैयार हैं एक ऐसे टॉपिक के साथ जो हम सभी के साथ जुड़ा है और जिसके बारे में बात करना अत्यंत आवश्यक है। इससे पहले कि हम आज की डिस्कशन और आज के पैनलिस्ट को आपके साथ रूबरू करवाएं, उससे पहले आज की हेडलाइंस। शशि थरूर, तरुण गोगोई के बाद अब अरविंद केजरीवाल ने मोदी के तारीफ में फूल बरसाए। रॉबर्ट वाड्रा ने किया पत्रकारों के साथ बदसलूकी, दिग्विजय सिंह आए बचाव में। कांग्रेस का मोदी पर बार, कहा लोगों को कर रहे हैं गुमराह, काले धन को लेकर नहीं है मालूमात, कितना है हिसाब किताब। अमृतसर बाघे बॉर्डर में पाकिस्तान की ओर बम फटने से 37 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा घायल। मिसबाहुल हक ने टेस्ट में सबसे तेज 50 बनाने का बनाया रिकॉर्ड, 21 बॉलों में बनाई 50 और 56 बॉलों पर 100 रन बना के विलियम रिचर्ड की बराबरी। श्रीलंका को भारत ने 169 रन से हराया, 363 के जवाब में 194 पर श्रीलंका की टीम सिमटी। और सुपर नानी में रेखा नहीं भा रही हैं दर्शकों को। जी, हेडलाइंस के बाद आपका फिर से स्वागत है और टॉपिक आज का बहुत सिंपल है, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन डिसेबिलिटी सेक्टर। और इसमें बात करने के लिए हमारे पास पैनल में है, आई हैव गॉट डायरेक्टर ऑफ सिल्वर लाइनिंग प्रीति मैम। प्रीति मैम, वेलकम। गुड इवनिंग, थैंक यू। आई हैव गॉट डॉक्टर इंद्रजीत, प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सर वेलकम। हाय। I have got the President of Progressive Society and Professor of Political Science, Dr. Ramesh Srin. Sir, welcome. Hello. First time joining in the panel, Joint Director, Ministry of Child and Women Rights, before now on deputation. He is the Secretary of Social Welfare Board, Chandigarh. Sir, welcome. हेलो, आप सबको नमस्कार। जी, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज दुआ सर आपसे ही। और सबसे पहला सवाल हम जानना चाहेंगे, गवर्नमेंट आजादी के बाद अब तक क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट का क्या रोल रहा? आज़ादी के बाद से जो मैं ये कहूँ अगर कि 1995 का पीडब्ल्यूडी एक्ट है, अगर हम इसको स्तंभ मानते चलें, क्योंकि सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर की तरफ से सर्कुलर निकलते थे, उसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब तो ज़रूर था, लेकिन बहुत इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी। अगर आपको याद हो, उस ज़माने में एक सेक्रेटरी थे वेलफेयर में, ही वॉज अ ब्लाइंड पर्सन एंड ही डिड क्वाइट अ लॉट ऑफ वर्क फॉर डिसेबल्ड। लेकिन जो असली काम शुरू हुआ है वो 1995 के पीडब्ल्यूडी एक्ट के बाद ही मैं कहूँगा हुआ है। पहले ये एक मंत्रालय इकट्ठा होता था, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और महिला और बाल विकास मिला के कल्याण मंत्रालय, तो इसका डिवीजन हुआ और अब तो डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटीज अलग से बन गया है। तो नाउ वी डू होप कि और ज़्यादा ध्यान इस ओर दिया जाएगा। जी, तो जैसा कि आप जानते हैं, हालांकि काम बहुत हुआ है, बहुत योजनाएं हैं, बहुत एनजीओज को फंडिंग भी हुई है, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि सब हाफ हार्टेड वे से होता है। जी जी, कोई शोर आ रहा है किसी की ओर से, आई थिंक किसी फैन की या कोई आवाज है, अगर पॉसिबल हो तो इसको रेक्टिफाई किया जाए ताकि लिसनर अच्छे से समझ सके आपकी बात को। जी, नाउ इट्स फाइन सर, कंटिन्यू कीजिए। तो होता क्या है कि सारे एबल बॉडीड लोग हैं जो डिसेबल्ड के लिए दे आर ट्राइंग टू वर्क,
तो उनकी जो असली दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, वो समझी नहीं जाती हैं। लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल, हमने यहाँ चंडीगढ़ में ब्लाइंड और लो विजन लेडीज के लिए एक प्रोग्राम चलाया, विच बहुत 5 years हम प्रोजेक्ट चलाते रहे। तो वी नो कि इनको क्या प्रॉब्लम है, घर से पिकअप करना, वापस छोड़ना, वॉलंटियर्स वर देयर टू हेल्प देम ले जाने में, यहाँ आके उनको छोटी सी किचनेट में काम करना कैसे करना है, म्यूजिक सिस्टम वाज देयर ताकि वो गीता सुने, सुखमनी सुने, म्यूजिक टीचर वाज देयर ताकि वो डांस सीख सकें, म्यूजिक सीख सकें, कंप्यूटर्स वर देयर, क्राफ्ट, रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग ऑफिसर ने क्राफ्ट वगैरह भी सिखलाया उनको। तो इस तरह से एंड विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स एंड इंटर्न्स काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। जबकि हम चाहते थे कि ऑल्टरनेट डेज में आए बच्चे, लेकिन वो इंसिस्ट करते थे कि हम रोज आएंगे और उन्हें रोज लाना पड़ता था। Now this project was done through NAB Chandigarh branch because what is a funding agency करते हैं, but this particular project was mooted by me। तो ये क्या होता है कि जो खुद डिसेबल्ड हों वो ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं कि डिसेबल्ड की क्या दिक्कतें हैं। जी, आई गॉट योर पॉइंट, थैंक यू। मतलब आप कह रहे हैं कि पहले आज़ादी के बाद सीधा हम पहुंच गए 1995 में, उस तब तक हम मानते हैं कि वहां काम नहीं हुआ, सीधा 1995 के बाद कुछ होना स्टार्ट हुआ, और वो भी आप खुद कह रहे हैं जो भी हुआ हाफ हार्टेडली हुआ। वेल सरीन सर, एजुकेशन की अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, प्राइमरी, सेकेंडरी, हाई लेवल में गवर्नमेंट का क्या रोल रहा एजुकेशन में? मैं अपनी बात को, जिनका नाम इनको याद नहीं था, उन्हीं के वाक्य से शुरू कर। जी, वो सज्जन थे लाल अडवाणी। यस, यू आर राइट। जी, उनका मैं एक इंटरव्यू ले रहा था जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था। तो उन्होंने इस सारे फेज को एक अलग से बांटा। उनका कहना है कि शुरू के 2 डिकेड्स में 50 to 60, 60 to 70 जो भी काम हुआ वो रिहेबिलिटेशन और एजुकेशन पे हुआ। चाहे स्कूल खोलने की बात हो या इवन एक एशिया का बेस्ट स्कूल खोलने का जो यत्न किया गया, मॉडल स्कूल ब्लाइंड फॉर द ब्लाइंड चिल्ड्रन 1959 में, जो कि 150 साल मनाया गया था हेलन केलर बर्थडे। या हर प्रांत में कम से कम एक स्कूल की परिकल्पना, वो एक भूमिका, विशेषकर डिस्पाइट द फैक्ट कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में मेंशन था, फिर भी स्टेट थोड़ी आगे आई। वो चाहे यूं भी माना जा सकता है, इसलिए भी आगे आई कि बहुत सी प्राइवेट संस्थाएं अपने अपने ढंग से स्कूल चला रही थी और कम या ज्यादा कुछ भूमिका निभा रही थी। जहां तक बात है पुनर्वास की, आप अगर देखें 1960 से BRCs खुलते हैं, किसी साइड से नॉइस आ रही है ज्यादा, आई डोंट नो फ्रॉम विच साइड, वो काफी प्रॉब्लम आ रही है मुझे, लिसनर्स की बात समझ नहीं आ पा रही है आप लोगों की। जी, मेरे यहाँ तो पंखा नहीं चल रहा है। जी सरीन सर, कंटिन्यू कीजिए अभी। तो वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर पे क्वेश्चन तो उठाया जा सकता है कितना काम हुआ, लेकिन एक पुनर्वसन की बात सोचना कि कहीं इनको ट्रेनिंग दी जाए, इनका इकोलॉजिकल एनालिसिस करके इनका आई क्या है उसके अकॉर्डिंगली उनको ढाला जाए, तो एक बात जो केवल ये कि सब कोई टीचर बन जाए या म्यूजिक टीचर बन जाए, उससे कुछ हटके एक प्रयास था। और मेरा ये मानना है, जैसे कि रेवोल्यूशनरी थियरी भी बताती है, जब जब राज्य थोड़ा सा सुविधाएं देता है तो आकांक्षाएं बढ़ती हैं। मतलब फैसिलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन, और जब आकांक्षाएं पूरी नहीं होती तो वो किसी न किसी तरह के विरोध का रूप लेती हैं। और मेरा मानना है कि 1973 से लेकर 1987 तक एक लंबी दास्तां, जिसमें कई तरह के आंदोलन चले, और उसके चलते बाद में पहला स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम हुआ। आपने एजुकेशन का पूछा था, मैं उसको भी छू देता हूँ और बहुत जरूरी मानता हूँ। हम एम्प्लॉयमेंट पर तो आए, बहुत तेजी से आए। 77 में जब C और D कैटेगरी में रिजर्वेशन हो गया तो हम एम्प्लॉयमेंट पे उसके इम्प्लीमेंटेशन कराने पे आए। अनफॉर्चुनेटली नाइदर
the organizations nor even the government sincerely tried to provide minimum education facilities as per the rising need of the blind. And so was the case with the disability. MR की हालत में भी बहुत अच्छे स्कूल नहीं है, डेफ म्यूट के भी बहुत ज़्यादा कायदे के स्कूल नहीं है। फिर हमने एक बहाना ढूंढा इंफ्रास्ट्रक्चर से बचने का। हमने बात शुरू की मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द डिसेबिलिटी। वो विषय लंबा हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं कहूँगा, सिवाय इस कमेंट के कि हमने मेन स्ट्रीम के नाम पे डिसेबिलिटी के प्रति जो हमारे दायित्व होने चाहिए थे, उससे हमने सीधा पल्ला झाड़ा। जी प्रीति मैम, एनजीओ के प्रोस्पेक्टिव से गवर्नमेंट, आपका क्या व्यू पॉइंट है गवर्नमेंट के रोल को लेकर डिसेबिलिटी सेक्टर में? देखिए, जो सबसे पहले मेरे जहन में आता है तो एनजीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट काफी एनजीओ को सपोर्ट, फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। लेकिन जो सबसे अमेजिंग बात है, जो सबसे हैरान करने वाली बात है कि वो इतना कम पैसा देती है कि उस पैसे में क्वालिटी, वो एनजीओ क्वालिटी काम नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो वो बेनिफिशरीज को ठीक से उतने ही पैसे में देख सकता है। टीचर्स को ले लीजिए, टीचर्स की सैलरी या स्टाफ की सैलरी इतनी कम होती है कि उस क्वालिटी के लोग नहीं आते हैं। तो उनको ये है कि नंबर्स, जितने हम ज्यादा एनजीओ को सपोर्ट कर सकते हैं उतना करना चाहते हैं, ऐसा मानना होगा गवर्नमेंट का। लेकिन बात ये है कि या तो अगर यदि आप कुछ दे रहे हैं या आप अगर कुछ सपोर्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट इतना तो कीजिए ताकि जिसका पुनर्वास की बात कर रहे हैं या जिसकी एजुकेशन की बात कर रहे हैं उसको एक क्वालिटी एजुकेशन तो मिल पाए या क्वालिटी रिहैबिलिटेशन तो मिल पाए, ताकि वो वहां से जो बेनिफिशियरी है जिसको भी हम सपोर्ट कर रहे हैं वो उठ के तो आ सके। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो ये शायद शुरू से ही ऐसा चला आ रहा है। जबकि इसमें कंपैरिजन करें, अगर उनकी अपनी सैलरी से कंपैरिजन करें, वहां भी कोई कंपैरिजन नहीं है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने हमेशा जो ये सेक्टर है, डिसेबिलिटी सेक्टर है, डिसेबल्ड लोग हैं, उनको खुद ही वो सेकंड क्लास सिटीजन मानते हैं। नहीं तो अगर नहीं मानते होते तो शायद ऐसा नहीं करते। मेरा ये मानना है जी। और लिसनर्स, आप अपने क्वेश्चन हमें चैट कर सकते हैं स्काइप विंडो, स्काइप रेडियो उड़ान पर। और एक्सपर्ट्स, आई रिक्वेस्ट यू, अगर मेरे से कोई क्वेश्चन छूट जाता है, अगर आप अपने विचार रखना चाहते हैं इस टॉपिक पे, तो फील फ्री टू एक्सप्रेस योर व्यूज। जी इंद्रजीत सर, आपसे जानना चाहूंगा कि जब गवर्नमेंट सेक्टर की बात आती है तो गवर्नमेंट का एक तर्क आता है कि हमारे पास कितने, हमने आप लोगों के लिए गवर्नमेंट स्कूल दिए हैं अलग अलग स्टेट में। तो मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्या आप मानते हैं कि उन गवर्नमेंट स्कूल एक स्कूल के नाम पे दे दिया जाता है, उसकी मेंटेनेंस या प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, या एजुकेशन के लेवल से आप सेटिस्फाइड हैं? अगर नहीं तो क्यों, अगर हैं तो क्यों? दानिश, एक्चुअली मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है बहुत डिफरेंट है सारे पैनलिस्ट से। जो स्कूल्स की आप पहले पॉइंट पे आऊंगा, जो आपने पहले क्वेश्चन किया है, की क्वेश्चन, वो बेसिकली स्कूल की जो बात की है, गवर्नमेंट स्कूल्स की। गवर्नमेंट स्कूल्स का दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स आप समझ लीजिए स्कूल्स का जो है। एक तो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है गवर्नमेंट स्कूल्स की, ओवरऑल ही ख़राब है। और जब वो विजुअली चैलेंज्ड लोगों के स्कूल्स की बात करें तो वो और भी ख़राब हो जाती है। और जो हॉस्टल है उसकी जो कंडीशंस हैं वो वही समझ सकता है जिसने वहाँ जाके विजिट किया हो या वहाँ पे रहा हो। परहैप्स आप भी रहे होंगे, लेकिन जो यहाँ लोग रहे हैं उन्हें पता है कि किस तरीके से रहा है, लाइफ चलती है। अगर मैं 1980s में चला जाता हूँ सपोज कीजिए कैंप के स्कूल में, तो वहाँ क्या इश्यूज थे स्ट्राइक के, तो 4 साल स्ट्राइक चलती रही। जैसे रोटी 4 मिलती थी, बहुत छोटी, और उससे किसी की भूख नहीं मिटती थी। या फिर वो ड्रेस का इशू था, साबुन का इशू था।
इस तरीके के इश्यूज थे। और जो लोग हैं जो जनरली मेन स्ट्रीम, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम में हैंडीकैप्स जो रहते हैं, वो ये हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये हमेशा डिमांड ही रखते हैं और अपनी ड्यूटीज़ नहीं जानते। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि इन स्कूल्स के बच्चों की ड्यूटीज़ और डिमांड्स की बात ही मत कीजिए, उनका बहुत बेसिक जो डिमांड है, हंगर, वही पूरा नहीं होता। तो उनकी स्कूल्स की जो कंडीशंस हैं बहुत ही ख़राब है। बट एक पॉइंट है उसमें कि एटलीस्ट जो पहले अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं थी ब्लाइंड के पास, एक अपॉर्चुनिटी तो आई, गवर्नमेंट स्कूल्स खोल लेते कि जाके चलो आप एजुकेशन ले लीजिए। दे गॉट गेन्ड एक्सेस टू इंस्टीट्यूशंस। तो एक पता चला कि एजुकेशन भी होता है ब्लाइंड के लिए, वो एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का। और थोड़ा सा उस पॉइंट पे मैं आना चाहूँगा जो डिसेबिलिटी के एक्ट की बात है कि कंट्रीब्यूशन है डिसेबिलिटी एक्ट का, और जो 95 का है बहुत बड़ी चीज़ है। और जैसे आपके एक एक्सपर्ट ने कहा कि सम सेक्रेटरी मेड अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन। दो तरीके होते हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी में, एक रेवोल्यूशन फ्रॉम अबव मानी जाती है कि एलिट्स लेके आते हैं रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन फ्रॉम बिलो होती है जो कि एक सबॉल्टन आदमी लाता है, नीचे के रैंक का लाता है। मेरी ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, इंडिया का जो डिसेबिलिटी एक्ट आया, जो मेन स्ट्रीम के सो कॉल्ड ब्लाइंड हैं उनकी वजह से नहीं आया। और ये सरीन साहब जानते हैं, इन्होंने मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया है लेकिन एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल। इंटरेस्टिंग है ये जो है मेरे को नहीं, आई डोंट रियली नो व्हाट कंट्रीब्यूशन मिस्टर अडवाणी मेड while he was secretary, while he was director in NAB, एक्सेप्ट हमें ये पता है कि उन्होंने लाठियां जरूर चलवाई थी जी। तो आपका बात होगी उस पे हम, हाँ जी बिल्कुल, ये वो मेरे को पता है जी। हाँ अच्छा, लास्ट सेंटेंस के साथ फिनिश करूंगा इनिशियल रिमार्क्स कि जो डिसेबिलिटी एक्ट मैंने स्टडी किए, दोनों किए, 95 का भी किया और अभी का भी किया। सो आई हैवंट फाउंड मच डिफरेंस बिटवीन द टू। और उसका जो कंटेंट है, ऐसे लगता है कि किसी कोई पॉलिटिकल थ्योरी की पोरली रिटन बुक है वो। They talk about liberty, equality, justice, social justice, फलाना legal terms. I will come over this. It's a valid point. I will come over. एक चीज और है, मतलब इस वाले डिसेबिलिटी एक्ट या प्रपोज्ड एक्ट में स्पेसिफिकेशंस नहीं है कि क्या करेंगे एक्चुअली। जी, मैं ये क्वेश्चन आपका नोट कर लिया, इस पे बात करूंगा मैं। जी दुआ सर, आपसे जानना चाहूंगा, क्या अब एजुकेशन से भी आगे बढ़ना है, एक एजुकेशन को लेके ये सवाल है कि जब जो कॉमन लोगों की एजुकेशन है वो अगर यूनियन गवर्नमेंट की बात करें तो एचआरडी डिपार्टमेंट के अंडर आती है, तो जो स्पेशल बच्चों की है वो सोशल वेलफेयर की आती है, तो ये भी एक ड्रॉबैक है सोसाइटी के लिए। तो इसको क्यों कर दिया गया, ये अतिरिक्त बोझ है गवर्नमेंट के ऊपर भी, और इससे पता लगता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन की भावना भी आती है, ऐसा क्यों है ये? नहीं ऐसा नहीं है, ये सारा एजुकेशन इज अंडर एजुकेशन ओनली। अगर आप सर्व शिक्षा अभियान देखें तो जो डिसेबल्ड बच्चे या डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनका कंपोनेंट भी उसी सर्व शिक्षा अभियान में है। और आज की अगर जी सर, मैं माफी चाहता था, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, आप प्लीज दोबारा से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कीजिए। आई एम रियली सॉरी, टेक्निकल जी। कहाँ से शुरू करूं मैं? हाँ जी, ये क्वेश्चन दोबारा से कीजिए कि ये सोशल वेलफेयर के अंडर आना कहाँ तक सही है। अच्छा, तो ये एक्चुअली एजुकेशन एचआरडी के अंडर ही आता है। इट इज नॉट अंडर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री केवल एनजीओज को फंडिंग करती है जो डिसेबल्ड के लिए काम कर रही हैं, लेकिन जो उनका एजुकेशनल सेटअप है, सिस्टम है, आप देखिए कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को सबको पढ़ाने का उसमें कंपोनेंट है। इट इज़ नॉट दैट कि ये सिर्फ सोशल जस्टिस वाले करेंगे, ये एजुकेशन के अंडर ही है। और एचआरडी मिनिस्ट्री ने आज, अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण देखा हो, सुना हो, तो 1000 स्कॉलरशिप्स अनाउंस करी हैं फॉर ब्राइट चिल्ड्रन, और साथ ही साथ 1 लाख रुपए टू ईच इंस्टीट्यूशन, केंद्रीय विद्यालय और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए टू क्रिएट फैसिलिटीज फॉर द डिसेबल्ड, ये अनाउंस करते हैं। दे आर फ्रॉम द एचआरडी मिनिस्ट्री, नॉट फ्रॉम सोशल जस्टिस।
तो सोशल जस्टिस जो है वो केवल डिसेबल्ड लोगों के राइट्स और इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब्स, इन चीज़ों की तरफ ध्यान देता है। एजुकेशनल कंपोनेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास ही। जी सरीन सर, आप अगर हम बात करें गवर्नमेंट मशीनरी की, लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशरी हो, तो इसमें से आप क्या देखते हैं कि वो जो पीडब्ल्यूडी है उनको सिंपैथेटिक रवैये से देखते हैं या इम्पोथेटिक? और इसमें थोड़ा सा अपने विचार रखें। नहीं, मैं थोड़ा सा इनकी बात को आगे बढ़ा दूं जो बहुत जरूरी है। जी देखिए, इन्होंने कहा कि शिक्षा सबकी एजुकेशन मिनिस्ट्री के तहत है। सर्व शिक्षा अभियान का उदाहरण दिया। सर्व शिक्षा अभियान अपने आप में केवल एनुअल फंक्शनिंग है और वो भी शायद दिखती है इंटीग्रेटेड एजुकेशन में, इंक्लूसिव एजुकेशन में। नहीं, उनका क्या है जो ऑलरेडी हॉस्टल चला रहे हैं, हॉस्टल का खर्चा कभी एजुकेशन मिनिस्ट्री से नहीं आता, वो सीधा सीधा वेलफेयर मिनिस्ट्री देती है। और वो भी हमें कह रहे हैं सहायता देते हैं, औरों को 95% ग्रांट भी देने को तैयार हो जाते हैं। हमें क्यों नहीं एजुकेशन में रख पाते भाई? क्या ब्लाइंड की शिक्षा शिक्षा नहीं है? साइटेड की शिक्षा शिक्षा है? मुझे लगता है ये मुद्दों में कहीं गड़बड़ है जो कि सोचे जाने चाहिए। आपने कहा लेजिस्लेशन, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव क्या कर रही है, कितनी सिंपैथेटिक है, एम्पैथेटिक है। जी, मेरी नजर में पीडब्ल्यूडी एक्ट आता या ना आता, गवर्नमेंट बेसिकली जब तक उसे मजबूर नहीं किया जाता वो सिंपैथेटिक ही नहीं होती। कुछ स्कीम चलाती रहती है रेगुलर वे में। आप जब कायदे से सिखाएं कि हम एक ह्यूमन रिसोर्स है, हमारी कोई उपादेयता है, ये हमारी यूटिलिटी है, जब तक नहीं खाते हैं तब तक कुछ होता नहीं है। चाहे आंदोलन 1980 का ले लें, चाहे 1987 में जब हमने राजीव गांधी को सड़क पे घेरा था, हमने ना घेरा होता तो एसएससी एग्जाम कभी नहीं होते। इस बात को बिल्कुल दावे से कह सकते हैं। 96 के एक्ट को अगर आप सीरियसली लेना चाहें तो वो एक्ट बाहर से लाया था प्रेशर है, अंदर जो एक्चुअल में एक्ट बनना था। मुझे 1980-81 की मीटिंग्स याद है जिनमें मैं पार्टिसिपेंट था, वो इंद्रजीत कह रहे थे, मैं तो नहीं बोल रहा, मैं केवल आपके क्वेश्चन के दायरे में रहना चाहता इसलिए बोल रहा था। मुझे मीटिंग याद है, एक मीटिंग हमने इसीलिए क्विट की थी, उन्होंने कहा टू डिस्कस अबाउट ए लेजिस्लेशन फॉर द डिसेबल्ड विदाउट टेकिंग केयर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉयमेंट रखोगे नहीं तो किस बात का लेजिस्लेशन भाई? कोई गीता या कुरान थोड़ी लिखना है। हम लोग छोड़ दी थी उनको। और मैं यहाँ यही बता दूं, 1980 में बाकायदा एक लेजिस्लेशन फॉर द ब्लाइंड लाल अडवाणी द्वारा चॉकआउट हुआ था, जो इंदिरा गांधी ने अपने पीए के कहने का उसे आगे बढ़ने नहीं दिया। ये चीज़ें तब समझ आती हैं जब आप कभी अडवाणी साहब की जीवनी पढ़ें जो जगदीश ने लिखी है, तो उन्होंने बकायदा उसमें साफ बताया है कि मैंने क्या ट्राई किया और क्या क्यों नहीं हुआ। तो मेरा मानना यह है कि लेजिस्लेशन बनना और उसके बनने की दुर्गति देखें। किसी सेशन के लास्ट डे में बैक डोर से लेजिस्लेशन आता है, टेबल पे रखा जाता है, तालियां पीट दी जाती है। क्या ये लेजिस्लेशन बनाने की तहजीब है? क्या डिस्कशन डिसेबिलिटी के इशू पे हो नहीं सकता? केवल ये आप कह दें इथिकल है, तो इथिकल तो 50 लेजिस्लेशन आते हैं, एनवायरमेंटल भी आते हैं और भी कई तरह के आते हैं। अगर इथिकल है तो फिर लॉ द्वारा, जुडिशरी द्वारा चैलेंज क्यों? और आपको अजीब स्थिति बता दूं, एग्जीक्यूटिव की बात तो बाद में, जुडिशरी मन चाहे डिसीजन देती है। एक डिसीजन में वो कह रही है कि अगर कैंडिडेट नहीं मिलता तो क्वालिफिकेशन शुड बी रिलैक्स्ड विद इन 6 मंथ्स। कह रहे नहीं, ये गलत, ऐसी क्वालिफिकेशन रिलैक्स कभी नहीं होनी चाहिए। तो आर यू ऑन द मर्सी ऑफ द जुडिशरी? जब मन आए जो मर्जी कह दे। इसमें इनकार नहीं कर रहा हूँ कि जुडिशरी के इंटरवेंशन से जॉब्स नहीं लगे, बिल्कुल लगे, लेकिन जुडिशरी की
टिपिकल इंडिपेंडेंट डिक्टम कहीं इस बात की ओर संकेत जरूर कर रही है कि बहुत दिन चलेगा नहीं। जी, जहाँ कहीं थोड़ा सा शक है वो इस बात पे है क्योंकि स्कैटर्ड माइनॉरिटी है, ना पार्लियामेंट हमें सुनना चाहेगी, ना प्राइम मिनिस्टर हमारे बारे में अभी जो जिसका जिक्र कर रहे थे 1 लाख का, मैं आपको बता दूं कि बाकायदा सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सारी यूनिवर्सिटीज के लिए यूजीसी का ऑलरेडी ऑर्डर है कि डिसेबिलिटी फ्रेंडली बनाने के लिए आप 20 लाख तक की ग्रांट ले सकते हैं। आप 1 लाख का अनाउंसमेंट करके दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं। अब ऐसे मूर्ख हम बनने लगे तब तो बोलिए हम रखा। मैं अभी अपने कॉलेज तक के लिए 20 लाख ले रहा हूँ, यूनिवर्सिटी का बात दूर है। ये बातें जो बिल्कुल हमें जाननी चाहिए। और जिस ITI की बात करें वहाँ ब्लाइंड की एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, तो डिसेबिलिटी को मोनोलिथिकली देखोगे तो यू रीच नो वे। डिसेबिलिटी के अपने अलग अलग कैटेगरीज हैं, उनकी अलग अलग समस्या है, उनको मोनोलिथिकली देखने से कभी नहीं कोई हल मिलेगा। जी शोर काफी कहीं से आ रहा है, बट आई डोंट नो फ्रॉम वेयर। जी प्रीति मैम, जी जी सर जी किसी का AC लग रहा है जी, जी सुरेंद्र सर बोलिए। नहीं बस मेरी बात जी क्योंकि मैं आगे चाहूंगा कि और जी बिल्कुल। प्रीति मैम, रिजर्वेशन को छोड़ के एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट का क्या रोल है, क्या फील करती हैं रिजर्वेशन को छोड़ के? जी जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा एक्चुअली गवर्नमेंट के साथ ज़्यादा मैं, क्योंकि 1-2 बार मैं जाके बहुत डिसअपॉइंटमेंट मुझे मिला और मुझे लगा कि मैं खुद मुझे नहीं लगता कि उनका सपोर्ट लेने में जितनी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी उतना मुझे सपोर्ट मिलेगा, तो उनके साथ ज़्यादा नहीं रहा। लेकिन रिजर्वेशन तो ठीक है, उन्होंने कर ली, किताबों में लिख ली, लेकिन क्या वो जो रिजर्वेशन है, क्या उतने लोगों को भी उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया है? ये भी एक सवाल है जिसका एक जवाब मतलब आई थिंक नेगेटिव में ही है, क्योंकि जितना भी रिजर्वेशन है उसको वही पोस्ट अभी तक फिल नहीं हुई, और मतलब इम्पैक्ट जो है एम्प्लॉयमेंट में कुछ भी नहीं है। एक्चुअली जबरदस्ती हम लोग जो करते हैं, जबरदस्ती जो ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, ये जबरदस्ती पे ही चल रहा है सारा मामला। अदरवाइज गवर्नमेंट बेसिकली मुझे नहीं लगता कि डिसेबिलिटी इतना बड़ा एक मुद्दा लगता है कि हम लोगों के लिए उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ये है कि आई वॉश मुझे ज्यादा लगता है, क्योंकि मेरे भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो मुझे वो साफ कहते हैं कि देखिए, जिस क्वालिटी का काम आप करना चाहती हैं या जिस क्वालिटी में आप चाहती हैं, तो आई डोंट थिंक दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर दिस। अगर आपकी देश की गवर्नमेंट ही आपको ये बता रही है तो एकदम हताश आदमी हो जाता है। और बाकी जॉब्स, आज आप जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है और इतना ज़्यादा उसमें जॉब्स अवेलेबिलिटी है, इतना ज़्यादा उसमें कैपेबिलिटी अगर है आपकी, तो आप जी चाहे मन चाहे और नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए भी, उस कॉर्पोरेट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट ने कोई रोल नहीं अभी तक प्ले किया डायरेक्टली, कि हम लोग उधर भी जाके मतलब उन लोगों को भी हमें देखना है। ये तो कुछ लोग हैं जो लगे हुए हैं और उनकी जो जी तोड़ मेहनत है, जो उनको वहाँ जगह मिल है, बट वो बहुत नेग्लिजिबल है। जबकि इतना बड़ा सेक्टर है और इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे, और हमारा जो डिसेबिलिटी ग्रुप का जो टैलेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मतलब जिस तरह से, क्योंकि मैं रिक्रूटमेंट्स करती हूँ और मैं देखती हूँ जो मैं कैंडिडेट्स, नॉन डिसेबल कैंडिडेट्स जो मैं दे रही हूँ कॉर्पोरेट सेक्टर को, वो एकदम यूजलेस लॉट है। और मेरे पास इतने केपेबल कैंडिडेट्स हैं जिनको प्राइवेट सेक्टर लेना नहीं चाह रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ डिसेबल्ड है वो। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो प्रेशर डाल सकती है, बहुत सारी चीज़ों में प्रेशर डलता है, लेकिन अब बात वहीं आ जाती है शायद वोट बैंक की, और हम लोग इतना सक्रिय नहीं हैं, हम लोग इतना उनके ऊपर प्रेशर नहीं डाल पाते हैं। तो प्रोबेबली
आई थिंक कुछ भी नहीं हो रहा इस एरिया यहाँ में। आप सिंपल कह रहे हैं कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी फेल्ड हैं गवर्नमेंट को समझाने में कहीं ना कहीं। देखिए गवर्नमेंट समझना चाहती नहीं है। देखिए मैं भी समझना अगर नहीं चाहती हूँ कि आप मुझसे क्या कह रहे हैं, तो आई विल फाइंड वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। मैं आर्ग्यूमेंट्स निकाल के लाऊंगी। एक इंटेलिजेंट माइंड जो होता है वो आर्ग्यूमेंट्स निकाल के लाता है कि मैं आपकी दानिश बात नहीं सुनना चाहती हूँ। आई विल हैव वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। बट जिस दिन मुझे डिसेबिलिटी हो गई तो मुझे बिल्कुल बात पलटी हुई नजर आएगी, तो फिर मैं चाहूंगी कि मैं करूं। जी ठीक। It is just the will of the government because not enough people with disabilities are there, मतलब वहां है नहीं जी जो इस मूवमेंट को आगे ले जा सकते हैं। जी ओके। इंद्रजीत सर, आपके सवाल पे ही आऊंगा मैं। जो पीडब्ल्यूडी और आरपीडी बिल की आपने बात की, तो मैं पिछले दिनों काफ़ी आर्टिकल्स पढ़ रहा था, उसमें काफ़ी जो हमारी वीमेंस हैं डिसेबल, उन्होंने इसको अपोज किया है कि वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, एंटी वीमेन है। दूसरी बात आपने खुद पॉइंट रखा कि वो दोनों ऑलमोस्ट सेम है। तो कहीं ना कहीं हम गवर्नमेंट को दोष दें उससे पहले कि हमारे ही आपस में हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हमें क्या चाहते हैं हम। तो इसके बारे में क्या मानते हैं आप, क्या व्यूज है आपके? जी दानिश, एक्चुअली मैं पहले आर्ग्यूमेंट नहीं है, विद रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से टू डॉक्टर सेरीन, जो टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज द बायोग्राफी विच जगदीश स्टार्टेड हैजंट बीन फिनिश्ड टिल डेट। बायोग्राफी ऑफ एडवानी कोई और बुक होगी, आई डोंट नो अबाउट दैट। ही स्टार्टेड लॉन्ग टाइम बैक बट ही हैजंट फिनिश्ड दैट बुक। प्लान्स है उसके अंदर। अच्छा, सेकंड जो आपका वो मेरे ख्याल रिस्पॉन्ड करेंगे इफ आई एम फैक्चुअली इनकरेक्ट। तो दूसरा जो पॉइंट आपने पूछा कि डिसेबिलिटी की बात है कि गवर्नमेंट के आगे क्या रखा गया है। देखो मेरे को जो आज आपकी आवाज चली, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। जी अभी बोलिए। अभी आप टॉक्ड अबाउट डिसेबिलिटी। मैंने तो पहली बार सुना लाइफ में कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने इतना, मैंने पहली बार अपनी लाइफ में सुना है कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने इतना ओपन हार्टेडली डिसेबिलिटी के बारे में बोला। तो मेरे को ये लगता है कि जो पॉलिटिकल विल है दानिश, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं लग रहा है मेरे को। जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो एंटी डिसेबिलिटी है बहुत ज़्यादा। अब अभी जैसे प्रीति ने एक पॉइंट आउट किया था कि पैसे का प्रॉब्लम है, ठीक, हाँ बिल्कुल, एनजीओ के लिए साथ पैसा है, लेकिन जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जो पैसा आ रहा है गवर्नमेंट से इश्यू हो चुका है 18 लाख कहीं 15 लाख, बट दैट मनी हैजंट बीन यूज्ड ड्यू टू ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। उनका विल पावर नहीं है उसको पैसे को यूज करने का, या तो वापस चला जाता है या कुछ और हो जाता है, व्हाटएवर। तो जो पॉलिटिकल विल है वो ठीक है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वहाँ एक प्रॉब्लम है। और नंबर 2, जो हमारे लोग बिल बनाने में इस तरीके से बिल को प्रिपेयर करते हैं, मेरे को नहीं पता कौन करता है, किसने किया, क्योंकि मेरा कोई बहुत एक्सपर्टीज़ नहीं है डिसेबिलिटी सेक्टर पे, लेकिन जितना मैं प्रैक्टिकली जानता हूँ और जो मैंने देखा पढ़ के, जब दानिश ने मेरे को कहा कि ये टॉपिक है, तो जो मैंने पढ़ा तो मेरे को लगा कि इतना पुअरली रिटन जो बिल है वो किस तरीके से जो है हमारे बारे में बात कर सकता है। सारा ऐसे लगता है कि सिमेंटिक है, वो वोकैबुलरी भरा हुआ है उसमें, लिबर्टी की बात कर रहे हैं, इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, राइट टू लाइफ की बात कर रहे हैं, ये तो हम सारा टेक्स्ट बुक्स में पॉलिटिकल साइंस के पढ़ चुके हैं। लेकिन क्या करेंगे उसके लिए? जैसे एक बात कही प्रीति ने, बहुत इसके अंदर दम है, सब्सटेंस है, कि जब हम जाते हैं प्राइवेट सेक्टर के पास किसी डिसेबल्ड को लेके, नो मैटर हाउ केपेबल ही इज़ और शी इज़, लेकिन वो तैयार नहीं है। इसका रीज़न बेसिकली है एस्थेटिक सेंस। एस्थेटिक सेंस कि उनको नहीं ठीक लगता डिसेबिलिटी के साथ शेयर करना कुछ भी, तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। और डॉक्टर सरीन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है एस्थेटिक सेंस को लेके, वो खुद ही शेयर करेंगे। आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट, ये सवाल पूछूंगा उनको। हाँ, तो ये जो प्रीति का जो है सवाल या जो कमेंटमेंट स्टेटमेंट दिया, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है कि आप कितने केपेबल जिंदगी भर अपने आप को प्रूव करते रहिए, और प्रूव करने में जान निकल जाती है डिसेबल्ड आदमी की, लेकिन साइटेड समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, चाहता नहीं है। जी दुआ सर, ये सवाल एक आपसे जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आप सोशल वेलफेयर बोर्ड से हो।
एक तो लिसनर का छोटा सा सवाल है कि ये जो सोशल वेलफेयर ऑफ द पीडब्ल्यू, ये जो यूनियन लिस्ट के अंडर आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, या कॉन्करेंट के अंडर आता है, नंबर 1। नंबर 2, आपसे जो सोशल वेलफेयर द्वारा तमाम स्कीम्स चलाई जाती हैं, तो टू बी वेरी फ्रैंक, कितने डिसेबल अवेयर्ड हैं उतनी स्कीम्स को वो गेन करते हैं, प्रॉफिट जो भी स्कीम्स चलती हैं उसे यूटिलाइज करते हैं? कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जहां अभी जरूरत है अवेयरनेस की अपनी फील्ड में? यू आर राइट, मैं बताता हूँ। अभी लाइक डॉक्टर सरीन वाज सेइंग, तो मैं ये कहूँ अगर कि पहले टाइम में ये केवल एक चैरिटी होती थी, एक भीख होती थी डिसेबल्ड को हेल्प करना। आफ्टर द 95 पीडब्ल्यूडी एक्ट ये राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात आई, तो साथ ही साथ इसमें काफ़ी अवेयरनेस भी क्रिएट हुई। हमारे एनजीओज़ ने अवेयरनेस क्रिएट करी है। इनफैक्ट मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं, द ब्लाइंड एंड द अदर डिसेबल्ड, उनको अपने अब राइट्स का पता है। बहुतों को पता है, शहरों में पता है, बट ऑफकोर्स गाँव में बेचारे अभी भी इतने हैं जिनको नहीं मालूम। आई टेल यू, हम यहाँ 6 लड़कियों को फाइनेंस कर रहे हैं, आउट ऑफ देम 2 आर डूइंग बीएड करने वालों के लिए नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फी भी रिइंबर्स करती है और 60,000 रुपीज़ लैपटॉप के लिए भी ग्रांट देती है। लेकिन उन दोनों बेचारियों को पता ही नहीं है, तो हम उनके लिए प्रयास कर रहे हैं कि उनके फॉर्म भर के वी शुड सेंड देयर एप्लीकेशंस टू द कॉरपोरेशन। अब बाकी 4 जो हैं, व्हाट दे आर डूइंग, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। नाउ दीज आर नॉट द सब्जेक्ट जिसके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। क्लरिकल की बात करें या डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की बात करें, शहर के बच्चे तो ठीक है, कंप्यूटर कोर्सेज भी कर रहे हैं, लेकिन जो गांव के बच्चे हैं उनको एक्सेस ही नहीं है टू कंप्यूटर्स एंड टू टेक्नोलॉजी, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज का बेचारों को पता ही नहीं है। इसमें रेडियो उड़ान का रोल है, क्योंकि ना इंग्लिश भाषा की ज़रूरत है। इफ़ मोर एंड मोर ऑफ देम कनेक्ट टू यू, उनको काफ़ी अवेयरनेस हो सकती है, काफ़ी स्कीम्स का पता लग सकता है। हालांकि हम यहाँ एनजीओज़ के थ्रू काफ़ी उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कहें कि 100% सबको पता लग जाता है तो ऐसा नहीं होता। देर आर सो मेनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल। अभी मैं यहाँ देखा कि NIBH और सक्षम द्वारा एक डिजिटल किट देने की बात है। आधे बच्चों को यहाँ पता ही नहीं है, हमने उनको फॉर्म ले लेके भरवाए हैं कि भरो इनको। व्हेन आई मेट डॉक्टर अनुराधा मोहित, डायरेक्टर ऑफ NIBH, तो हमें पता लगा कि उसमें दे आर गिविंग ए स्मार्टफोन, एन MP3 प्लेयर एंड सो मेनी अदर थिंग्स। नाउ दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ बुकलेट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजीज एंड गैजेट्स। अब ये सारी चीज़ें हैं जो पता किसी तरह लगनी चाहिए। एंड व्हाट आई फील कि डिसेबल्ड के लिए कम्युनिकेशन, या तो अगर ब्लाइंड वेलफेयर प्रिंट में छपी है तो कौन ब्लाइंड बेचारा पढ़ेगा, उनको अवेयरनेस तो होगी नहीं। इट हैज़ टू बी इन ऑडियो। आई मीन ब्रेल में आती होंगी, बट देर आर लेट PIs लाइक मी जिनको ब्रेल में आती है, ब्रेल सीखने का मौका नहीं मिला, हमें सब कुछ ऑडियो में चाहिए। तो व्हाट आई फील, वेरियस टाइप्स ऑफ अवेयरनेस कैंपेन्स आर रिक्वायर्ड। जी, मैं आपको एक बताता हूँ, हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था। हमने व्हाट्सएप पे एक 5 मिनट की मैगजीन रिकॉर्ड करके वी सेंट इट टू द VIs इन चंडीगढ़। एंड दे वर वेरी हैप्पी। उनको 4-5 विषयों पर जो जानकारी मिली, इसी के बारे में Now one more thing I would like to point out, कुछ हमें अपनी इंस्टीट्यूशंस का स्तर सुधारने की भी ज़रूरत है। हमें ये प्रॉब्लम आई कई बार कि वैकेंसीज हैं, लेकिन उनके लिए टेस्ट पास ही नहीं कर पाते हैं हमारे डिसेबल्ड, या अवेलेबल ही नहीं होते। कई बार तो ये होता है कि देर आर 2 वैकेंसीज एंड देयर इज नो एप्लीकेंट, और कई बार हैं तो दे आर नॉट एबल टू क्लियर इट। तो ये भी थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। इसमें ज़रूर आपके यहाँ वेट होती है कई बार इंक्लूसिव एजुकेशन वगैरह की। आई डू फील कि एक ब्लाइंड स्कूल में ही अकेला पढ़ लेना शायद बच्चों को
वो स्मार्टनेस, वो आजकल की जो चाहिए अवेयरनेस, वो उनको नहीं पाता। सो इट इज बेटर अगर इंग्लिश स्कूल में उनको फैसिलिटीज दी जाएं, दे शुड स्टडी विद द नॉर्मल चिल्ड्रन, दे बिकम ऑल द मोर स्मार्टर जी एंड दे कम्पीट विद देम। जी तो आजकल जमाना कंपटीशन का है। लेट अस नॉट थिंक ऑफ चैरिटी कि हम पे कोई मेहरबानी करेगा, लेट अस फाइट इट आउट। जी। तो अभी लास्ट राउंड के क्वेश्चन हैं जी। सरीन सर, आप पे मैं यही आता हूँ आरपीडी बिल को लेकर, और फिर हम मेजर अब सुधारों की बात भी करेंगे इसके बाद। हमारे पास 20 मिनट है, 15-20 मिनट। और सरीन सर, आज जैसे इंद्रजीत सर ने कहा, और मेरा भी एक्सपीरियंस है, जब आरपीडी बिल को लेके स्ट्राइक्स चल रही थी तो मुझे काफ़ी लोगों के फ़ोन आए थे पर्सनली कि ये वाला प्रोग्राम आप करो। तो जब मैं उनसे पूछता था कि ये आरपीडी बिल है क्या, तो बहुत सारे उनमें से थे जिनको पता ही नहीं था आरपीडी बिल क्या है। वो मुझे बोलते बस हमारे ब्लाइंड भाइयों को मार पड़ दिया इसलिए करना चाहिए हमें विरोध। तो एक्चुअली वो ये आरपीडी बिल का जो काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी माना गया, तो इसके लिए फिर इतनी फाइट क्यों? क्या आप इंद्रजीत सर से इत्तेफाक रखते हैं कि इसमें कुछ नहीं? देखिए, मेरे हिसाब से कुछ शब्दों को बदल दिया गया है, कहीं कहीं परसेंटेज के इशू को छुआ गया है। अल्टीमेट एनालिसिस में कोई बहुत नई चीज नहीं है। वीमेन वहां भी अनटच्ड है, और ये जबरदस्ती कोई कहे साहब हमने पर्सन लिख दिया तो वीमेन भी आ गई, ऐसे तो इक्वालिटी फॉर ऑल लिख दिया आर्टिकल 14 में तो सारे ही आ गए, फिर लड़ाई किस बात की? हमें साफ कहना होगा ना भाई, हम तो कहाँ चूक रहे हैं। और अभी एक छोटा सा कमेंट इन्होंने किया, लेटर एजेड होने के नाते चलिए कर सकते हैं, लेकिन मैं आज भी इस बात का दावा करता हूं, ब्लाइंड स्कूल और इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बच्चों को कंपेयर कर लीजिए, स्पेशल स्कूल के बच्चे 1000 दर्जे बेटर हैं इंटीग्रेटेड स्कूलों से, क्योंकि उनको पता ब्लाइंडनेस होती क्या है, दिक्कत कहाँ है, और हाउ टू मीट दैट दिक्कत। जी। और एक जो मुद्दा इंद्रजीत जी छोड़ गए थे मेरे लिए, उसे भी छू देता हूं। मैंने एक आर्टिकल लिखा था 1994-93 के दौरान, जब मैं इंडियन एयरलाइंस में जॉब पा गया था, और उसका हेडिंग था हम यह तो नहीं चाहते थे। उसमें मैंने एक वाक्य लिखा था कि हमें जॉब देके इन्होंने एयर कंडीशन भिखारी बना दिया, कोई काम नहीं है, लोग हम पे फप्तियां कसते हैं कि साहब इनको तो बेचारों को रिजर्वेशन में दे दिया गया, इनको काम की जरूरत ही क्या है, हमारा मैनेजर स्वर्ग में टिकट कटाना चाहता है, हमारे पड़ोस में बैठा आदमी इसलिए मैं पड़ोस में नहीं बैठाना चाहता क्योंकि हम ब्लाइंड हैं। यही नहीं, इंडियन एयरलाइंस में बाकायदा एक इवेंट हुई जो मैं बिल्कुल यहाँ जी सर आपकी आवाज चली गई। जी इंद्रजीत सर, बाला विल ट्राई टू कनेक्ट विद सर। इंद्रजीत सर, बाकी भी काफ़ी कम्युनिटीज़ हैं जो रिजर्व हैं, लेकिन उनकी भागीदारी हर जगह पे है। हमारी भागीदारी पीडब्ल्यूडी या पर्सन विद डिसेबिलिटी की बहुत कम है, तो उसमें क्या कमी है? ना तो लोगों को ज़्यादा पता लगता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? गवर्नमेंट उसको सिंसियर नहीं है उसको लेके, या हमारी इन्वॉल्वमेंट है? अपनी बात पूरी करूं सर? जी जी प्लीज, अगर मौका है तो प्लीज। हेलो जी जी गो अहेड सर। मैं ये कह रहा था कि ये जो सोच है स्पेशल स्कूल का ऐसा और इंक्लूसिव एजुकेशन का ऐसा, वो सोच भी बहुत साफ नहीं है, क्योंकि उस ढंग के कायदे से कंपैरिजन नहीं है। एक बात मैं इंडियन एयरलाइंस का उदाहरण दे रहा था, एक सज्जन आए सीएमडी के दोस्त, और वो देखा ब्लाइंड बंदा बैठा हुआ है और साथ में एक बंदा है, उसके कुछ गर्दन में डिफेक्ट है, वो पट्टी लगा के बैठा है। पूछा उसने सीएमडी कहाँ बैठते हैं, उन्होंने गाइड कर दिया। सीएमडी को जाके कहता है, व्हेन आई एंटर्ड इन इंडियन एयरलाइंस आई फाउंड एज इफ आई एम एंटरिंग इन अ हॉस्पिटल। मानवाधिकार की बड़ी बड़ी बातें करने वालों का ये एटीट्यूड होगा, तो इशू ऑफ एस्थेटिक्स है। आप पूरा तब मानेंगे किसी भी सर्कल को जब उसमें कोई भी कमी ना दिखे, जरा सी भी, और कमी दिख जाए कहेंगे सर्कल ही नहीं है। जी इंसान है भाई, हम कोई सर्कल नहीं है, ना ही कमोडिटी है। जी
अब ठीक है, जिसके आंख में मान लीजिए पुतली नहीं है, वो गॉगल लगा रहा है, गॉगल इसलिए लगा रहा है कि आम आदमी को बुरा ना दिखे, पर क्या उसकी सच्चाई से इनकार कर दोगे? गॉगल से ढक के खाली मूर्खी तो बना रहे हो। वो बेचारा कहीं फिर जाए, वही शीशे गॉगल उसकी आंख में घुस जाएगा। दीज आर प्रैक्टिकल थिंग्स। कहीं वहां से हम हट रहे हैं, और कहीं मुझे बिल्कुल लगता है सारे कारनामे में केवल इस बात से कि हमारे डेटा दे देंगे, आप आंकड़े उठा के देखिए 2011 के, आप कह देंगे 50% एजुकेटेड है। कहाँ है 50% भाई? अगर मैं 1 करोड़ 20 लाख की आबादी मानूं, कोई मुझे 60 लाख एजुकेटेड ब्लाइंड दिखा दे तो कुछ भी हासिल जी। तो और फिर जॉब के लिए जैसा अभी कहा सर ने कि लोग मिलते नहीं है। भाई जब पत्तियां काटोगे, जड़ तैयार करोगे नहीं, तो लोग मिलेंगे कहां से? सेम थिंग इज हैपनिंग विद SC/ST, क्योंकि हमारी टोटल पॉलिसी ये कह रही है कि दिखावा ज्यादा करो, काम का काम कुछ नहीं करो। आप गांव में जाने से क्यों कतराते हैं भाई? क्या जरूरत थी मेरे जैसे आदमी को 7340 किलोमीटर घूमने की, गांव गांव जाके बताने की कि साहब एजुकेशन की कोई चीज होती है? ये गवर्नमेंट भी तो कर सकती है। मैं ललितपुर का पूरा जिला घूम लिया सर्व शिक्षा अभियान में, एक जगह एक भी विकलांग नहीं मिला। कौन सी इंटीग्रेटेड एजुकेशन चल रही है? मुझे पता चला कि वहां एक स्पेशल स्कूल टाइप का बना दिया, वहां जानवरों की तरह भर देते हैं उन्हें, एजुकेशन हो गई। इफ दिस इज द एटीट्यूड, तो वाकई हम क्या कह रहे हैं? अभी प्रीति जी ने एक बात कही थी प्राइवेट जॉब के बारे में, मैं क्रिटिसिज्म इसलिए नहीं कर रहा हूं, मेरा कोई व्यक्तिगत किससे बैर है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ आई फील इट। मेरा आज भी मानना है, अगर ईमानदारी से आप शिक्षित लोगों को सरकारी नौकरियां भी दें, तो शिक्षित बचेंगे नहीं और रिजर्वेशन भी आपका पूरा नहीं होगा। प्राइवेट सेक्टर की तो हालत यह है कि आपको एक सैलरी तय कर देता है, सारी उम्र वही सैलरी दे रहा है। बिल्कुल जी। ये ब्लाइंड और साइड हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी सर एग्रीड। आप आगे पूछेंगे और जी। इंद्रजीत सर, आपसे जानना चाहूंगा, मेरा पहला क्वेश्चन यही था कि जब हम रिजर्व्ड माइनॉरिटीज की बात करते हैं, तो चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, चाहे गवर्नमेंट मशीनरी हो, वहां पर PW पर्सन विद डिसेबिलिटी की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। तो इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है और क्या कमी है जो आज तक रिप्रेजेंटेशन पर्याप्त मात्रा में नहीं हुई? आप प्लीज रिपीट कीजिए अपना क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है कि जो बाकी भी रिजर्व्ड माइनॉरिटीज हैं जी, तो उनके कंपैरेटिवली जो पर्सन विद डिसेबिलिटी की रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम है, चाहे वो सिविल सोसाइटी की बात हो चाहे गवर्नमेंट मशीनरी की। ऐसा क्यों? नहीं, रिजर्वेशन मिलने की बात कह रहे हैं आप? नहीं, जो रिजर्व मिलने के बाद रिजर्व्ड माइनॉरिटीज जिनको रिजर्वेशन मिल गई है, उनकी स्केड्यूल कास्ट, ST। हाँ, बिल्कुल, ये यू आर एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा और जी प्लीज गो अहेड। मैं कमेंट करना चाहूँगा जी कि कुछ लोग हमारे ही डिसेबिलिटी सेक्टर में रिजर्वेशन के बड़े एंटी रिजर्व्ड कैटेगरी माने जाते हैं, लेकिन रिजर्वेशन आप समझ लीजिए, मुझे नहीं पता कितने दिन के लिए हुआ, लेकिन ये मुझे पता है कि बहुत दिन तक रिजर्वेशन का जो इंस्ट्रूमेंट है नहीं चल सकता। दैट्स ट्रू, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आज की जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस हैं या रहीं, अगर रिजर्वेशन ना हो तो ब्लाइंड को तो कोई नौकरी ही नहीं देगा। और मैं आपको यूनिवर्सिटी का केस बताता हूँ। 96 से लेके हम लोग ट्राई करते थे 2000 तक, और किसी तरीके से जाके जनरल कैटेगरी में एक जॉब मिल गया। लेकिन फिर भी मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि अगर जनरल कैटेगरी में मैं ना होता तो मेरी जॉब 95 में लग गई होती और मेरे को इतने ज़्यादा धक्के नहीं खाने पड़ते। और आपको सरप्राइज्ड होगा ये सुन के, जो यूनिवर्सिटी का डीन था उसके पास अगर हम जाते थे जॉब के लिए कि जो है 95 का एक्ट आ गया है, ये हो गया है, तो वो कहते थे मैंने आप लोगों के जो नाम हैं, हम 3-4 लोग जाया करते थे, आप लोगों के नाम हमने कृष्ण और राम की फ़ोटो के नीचे लगा रखे हैं। ये एक डीन की मेंटालिटी थी। लेकिन जब रिजर्वेशन आया आज से 5-6 साल बाद, बहुत सारे कैंडिडेट्स उसमें ऐसे लगे जो डिजर्विंग थे, लेकिन उनको या तो उनकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड ठीक नहीं थी, कंटिन्यू नहीं कर पाए थे एजुकेशन,
या वो उतने पुशेस को टॉलरेट नहीं कर सके जितने ब्यूरोक्रेट के स्ट्रक्चर ने, ढांचे ने उनको मारे थे। तो रिजर्वेशन तो आप मान के चलिए 100% इट शुड बी देयर और अभी चलना चाहिए। और दूसरी बात, जो रिप्रेजेंटेशन की बात है हमारी, नंबर 1 जो रिजर्वेशन हुआ, हम लोगों को जो जॉब मिला, वो अगर आप उनका नंबर मेजर करेंगे वो बहुत थोड़ा है, और थोड़ा होने के नाते वो पता नहीं चलता, और जो है उसको ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है रिजेक्ट करे हुए है, वो काम ही नहीं लेता हमसे, नोइंगली काम नहीं लेता, सो दैट दे कैन से कि दीज पीपल आर नॉट केपेबल, तो रिजर्वेशन की इनको ज़रूरत नहीं है, इनको तो चैरिटी पे ही रखिए, जैसे सर कह रहे थे कि पहले चैरिटी होता था। तो उसी सिचुएशन में गवर्नमेंट बचाने की, गवर्नमेंट का बेसिकली ब्यूरोक्रेटिक ढांचा ये चाहता है कि ये चैरिटी पर ही जीते रहें। और एक रिप्रेजेंटेशन की बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, उससे अगर हम अपने आप को डिस्टिंग्विश करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक चीज़ हमें मिलती है कि हमारा पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है। चाहे हमारे 2 ही कैंडिडेट्स हों पार्लियामेंट में, होने चाहिए। जब तक पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, यू विल नॉट हैव अ से इन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, और नेशनल लेवल पे कोई बात कोई कहने वाला नहीं है। अभी इतना डिबेट होना चाहिए डिसेबिलिटी एक्ट पे, लेकिन देयर इज़ नो ब्लाइंड पर्सन इन द पार्लियामेंट टू से। किसी को बुलाया भी नहीं गया कि भाई चलो पार्लियामेंट के पॉलिटिशियंस को नॉलेज नहीं है तो आप आइए, कोई अपना रिप्रेजेंटेशन दीजिए। तो जैसे ST SC को मिला हुआ है पॉलिटिकल रिजर्वेशन, कुछ सीट्स जो है हैंडीकैप्स को भी मिलनी चाहिए, तभी रिप्रेजेंटेशन वो विजिबल होगा। जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो मीडिया पे और सब जगह विजिबल होता है, और पॉलिटिशियन की अपनी एक से होती है। इसका 2 पॉइंट्स में आपके रख के अपना फिनिश करूंगा जी। जो मैं कहता था कि जो कंटेंट है जो आपके डिसेबिलिटी एक्ट की, अगर मेरे से पूछे, जैसे मैंने कहा भाई नीड सब्सटेंस नहीं है उसमें। उसका रीज़न ये है, जैसे एक चैप्टर है उसमें कल्चर पे, कल्चर की बात करता है कि वो उसका पार्टिसिपेशन हो, उसका मतलब ये कि जो हमारे फेस्टिवल्स हैं उसमें हो, या फिर और चीज़ें जो नेशनल फेस्टिवल्स में उसमें हो। लेकिन पॉइंट ये है कि पहले ये तो समझिए कि हमारा कल्चर क्या है। हमारा कल्चर क्या है? ब्लाइंड का कल्चर वो कल्चर नहीं है जो फेस्टिवल वाला है, दिवाली, होली। हमारा कल्चर है हमारी स्टिक, हमारा कल्चर है हमारी अगलीनेस, हमारा कल्चर है कि हाथ से टटोल के चीज़ों को उठाना, सोसाइटी को उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। तभी उसका जो पहला वाला चैप्टर है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है लिबर्टी, डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, वो तभी कंप्लीट हो पाएगा। अगर आप हमारे कल्चर को अलग से नहीं मेजर करते हैं तो वो लिबर्टी और ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कुछ नहीं होने वाला। हमारे कल्चर को एक्सेप्ट करें वो, और उसमें लिखा जाए कि ब्लाइंड का कल्चर है स्टिक लगा के चलना, उसको रिस्पेक्ट कीजिए। उसका कल्चर है कि टटोल के चीज़ों को लगाना, वो हंसे नहीं बल्कि उसको रिस्पेक्ट दें। तभी वो डिग्निटी वाली बात जो पहले चैप्टर में लिखी है जी तब हो पाएगी। जी सर। या सर थैंक यू। आपके इस पॉइंट से मुझे याद आता है कि बराक ओबामा ने इक्वालिटी डे दे दिया था पूरे अमेरिकन को व्हाइट कैन डे पर। जी बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। जी प्रीति मैम, अब लास्ट 2 मिनट है आप सभी के पास अपनी बात रखने को। आप थोड़ा सा रखें बात अपने को। स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा बात हो रही है हर जगह पे, तो क्या PWD जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज को शामिल किया गया किसी प्रोग्राम में? चाहे नरेंद्र मोदी साहब ने भी इसका ऐलान किया था, स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा कोई प्लान है लोगों को ऐड करने का? और आपके क्लोजिंग कमेंट, सुधार कैसे किया जाए, गवर्नमेंट को कैसे वो अवेयर किया जाए? जी मैं नंबर 1 मेरे दिमाग में हमेशा एक सवाल होता है कि ये जो जिसको नॉर्मल या जिसको हम प्रेफर्ड सोसाइटी मानते हैं वो है कौन? डाइवर्सिटी में मैं काम करती हूँ तो विमेन, उनको भी रिजर्वेशन चाहिए, ऑल ओवर विमेन। उसके बाद LGBT जो हैं वो भी लड़ रहे हैं, उसके बाद जेंडर इश्यूज हैं वो भी लड़ रहे हैं, डिसेबल्ड तो है ही है, तो जो मोटे हैं, जो शारीरिक रूप से ओवरवेट हैं वो भी एक्सेप्टेबल इतने ज्यादा नहीं है। तो बहुत सारी, जो काले हैं, जो गोरे हैं, मतलब ये तो बहुत अजीब ही एक सिचुएशन हो जाती है। तो शायद आई वंडर कि कौन है जो एक्चुअल में परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है, जो इस सोसाइटी में जो पूरे अधिकार जिसको मिलने चाहिए। तो ये जस्ट एक सवाल है आप लोगों की थॉट्स के लिए। कभी अंबानी साहब हैं वैसे एक जी, कौन जो जरूर शेयर करें
ये मेरे को समझ ही नहीं आती क्या बात है। लेकिन जहां तक जो आपका जो सवाल है कि गवर्नमेंट को, मैं उस पर ज्यादा आऊंगी कि गवर्नमेंट को कैसे अवेयर करें। आई थिंक हम लोग सब लोग जो भी कुछ कर रहे हैं, हम ये सोच के करें उसको कि हम शेयर कर रहे हैं, हम जो कुछ करते हैं शेयर करें, जो भी कुछ करते हैं, छोटी सी बात करते हैं शेयर करें, ना कि उसको छुपाएं और क्रेडिट खाने की। हमारी अपनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हम अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। वी आर अशेम्ड ऑफ आवर सेल्स। अगर मैं कुछ टटोल के उठा रही हूं तो अगर मैं उसको अशेम्ड होके उठाऊंगी तो सारी पब्लिक मुझे उस तरह से देखेगी। लेकिन अगर मैं प्राउडली उसको उठा रही हूँ और उतना कैपेबिलिटी से काम कर रही हूँ, कुछ भी काम कर रही हूँ, तो दुनिया भी यूं देखती है कि अच्छा वाह, शी इज नॉट अशेम्ड ऑफ हरसेल्फ, तो व्हाई शुड आई बी। आई मीन हम लोग इसको क्यों कम समझते हैं। ऊपर से जेलसी और आ जाती है। तो एक तो ये है कि हमें खुद को पहले रिस्पेक्ट करना है। जी मैम, लिटिल फास्ट। अपने आप को ऊपर उठाएं जी, या सो हम अपने आप को ऊपर उठाएं और अपना जो कुछ है शेयर करें और नेचुरली अवेयरनेस बढ़े। शेयरिंग इज द मेन पॉइंट, योर पॉइंट। जी जी दुआ सर, जल्दी से आपको 1.5 मिनट में बताएं कि गवर्नमेंट स्कूल से लोग इतने खुश नहीं हैं, तो उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, उसके रिफॉर्म्स के लिए कुछ किया जा रहा है सोशल मिनिस्ट्री का? मेरे ख्याल से इन सारी ये छोटी छोटी बातें हैं, स्कूल ठीक नहीं है या किस तरह से चल रहे हैं, फंडिंग कम है वगैरह। आई थिंक द क्रुक्स ऑफ द प्रॉब्लम, उसका जवाब तो इंद्रजीत जी ने दिया है। अनलेस एंड अनटिल वी हैव पॉलिटिकल रिजर्वेशन, यानी कम से कम हमारे 2, 3, 4 एमपीज जब तक पार्लियामेंट में नहीं होंगे, तो हमें रिप्रेजेंट करने वाला ही कोई नहीं है, तो कौन हमारी बात आगे रखेगा। इसी संदर्भ में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा जी। CCPD, चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, सेंटर में तो चलिए फिर भी देख लेते हैं कि डिसेबल्ड आदमी को रखा जाए। स्टेट्स में क्या हाल है? सेक्रेटरी वेलफेयर, जिनको टाइम ही नहीं है फॉर इवन लुकिंग एट अ पिटीशन, उसके लिए डिस्कशन रखेंगे हम नेक्स्ट टाइम, एक डिस्कशन इसी पे रखेंगे पूरे टॉपिक पे जी। व्हाट आई फील इज एवरी स्टेट मस्ट हैव अ डिसेबल्ड पर्सन जो कि स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर हो। जब तक ये नहीं रिप्रेजेंटेशन हमें मिलती है तो हमारे प्रॉब्लम्स को कौन समझेगा, कौन आगे गवर्नमेंट तक लेके जाएगा, या कौन उसमें जूरिस्प्रूडेंस यूज करते हुए सही न्याय करेगा। जैसे डॉक्टर सरीन भी कह रहे थे, जुडिशरी का रोल कि मनमाना होता है। मेरे ख्याल से ये मनमानी भी तभी दूर होगी कि अगर डिसेबल्ड ही लोग हमारे बीच पे डिसेबिलिटी कमिश्नर्स होंगे और एमपीज भी हमारे रिजर्व। इस पर जैसे जावेद आबिदी ने काफ़ी काम किया था और रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट, पता नहीं वो कहाँ रह गया सारा मुद्दा। मेरे ख्याल हम एनजीओस को और सबको मिल के ये टेकअप करना चाहिए दैट वी शुड हैव दिस, वन कैन टेक दिस थिंग जी। तो आपके पॉइंट में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, आपके पॉइंट आप बता रहे हैं जी। थैंक यू सर। राइट सरीन सर, आपसे जानना चाहूंगा कि अगर हमारी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, आजकल हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, लेकिन जब भी कोई ब्लाइंड उनके पास हेल्प के लिए जाता है तो नेगेटिव आंसर मिलता है। मैं आपको अपने माध्यम से बता दूं कि हमने IAS गोपाल कृष्ण तिवारी से कम 20 बार ट्राई की है मोटिवेट, एक इंटरव्यू के लिए। हमने डिस्कशन के लिए नहीं बुलाया ताकि लोगों को इंस्पायर कर सके। ही डज नॉट हैव इवन 20 मिनट्स फॉर द इंटरव्यू। तो क्या हम ट्रस्ट कर सकते हैं हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो वाकई हमें रिप्रेजेंट करेंगे? और आपके क्लोजिंग कमेंट। बहुत छोटी सी बात के साथ, जो मैंने पिछले भी एक कार्यक्रम में कही थी, मैं इलीट डिसेबिलिटी और मास डिसेबिलिटी का अंतर महसूस करता हूँ। और मेरा मानना है कि कोई भी ग्रोइंग कम्युनिटी में ये बात है, और होता कि चंद लोगों को थोड़ा सा आधार मिल जाता है तो खुद को खुदा समझ लेते हैं। राइट। ये पर बहुत बुरी तरह से है। राइट। मैं एडवाणी साहब के साथ रहा हूँ, कई दिन रहा हूँ, मुझे मालूम है वो कितनी बातों पे कहाँ सही होते थे, कहाँ गलत होते, क्योंकि मैं बचपन से लगभग देख रहा हूँ, फ्रॉम डे वन व्हेन आई जॉइंड द क्लास 1। लेकिन वो फिर भी जहां रिटायर हुआ, हमने उन्हें बकायदा रेलवे लाइन पे लाके मूवमेंट कराया कि आप रेलवे लाइन में खड़े होकर रेल को रोको। वो उस ढंग के डाउन टू अर्थ कितने लोग हैं। सेकेंडली, रिप्रेजेंटेशन की बात मैं बहुत सीधी सी कहूं, खाली विकलांग बैठाने से काम नहीं चलेगा। उसकी सोच पॉजिटिव टुवर्ड्स डिसेबिलिटी नहीं होगी तो सारा खेल बेकार है। मैं बिल्कुल इस बात को दृढ़ता से मानता हूं कि अगर
एंग्लो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन 2 MP हो सकता है। तो हम तो टोटल डिसेबल्ड अगर इनके आंकड़े भी मान लें तो 3 करोड़ है, तो हमारा क्यों नहीं? और ये क्यों नहीं का सीधा सा कारण है, आप जावेद आबदी को याद करते हैं, इतिहास उठाइएगा, मैं किताब लिख रहा हूं तब बताऊंगा कि हम ये मांग 1974 से कर रहे हैं कि हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हर बार जाके 750 MPs को पैम्फलेट देते हैं और ये कहते हैं कि ऐसा किया जाना चाहिए, लेकिन वो इसलिए नहीं है कि हमारे पास बड़े बड़े अखबार नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए वो चीज दिखाई नहीं देती। जावेद आबदी सांस भी ले, पैसा नहीं दिखाई देता है जी। तो दृढ़ता से मानिए, डिसेबिलिटी मूवमेंट जिस दिन ब्लाइंड के हाथ से निकल के सो कॉल्ड हाईली इम्प्रेस्ड और हाईली वेल्दी पीपल के हाथ में आ जाएगा, अदर डिसेबल्ड के, कहानी बहुत बिगड़ेगी। इससे हमें सतर्क रहना चाहिए। जब तक हम जमीनी लोगों को नहीं जोड़ेंगे, ये बड़े बड़े लोग कुछ नहीं करने वाले। कार में आपके सामने से निकल जाएंगे, बात भी नहीं करेंगे। थैंक यू सुरेंद्र सर, मैंने आपकी पॉइंट ले लिया। इंद्रजीत सर, आपके पॉइंट, कौन सरकार को ये वाली जरूरतों से रूबरू करवाएगा, और आपके क्लोजिंग कमेंट, रिप्रेजेंटेशन चाहिए, कौन प्रेशर डालेगा? जी इंद्रजीत सर, प्लीज क्विकली। आई थिंक कॉल इज डिस्कनेक्टेड, वॉइस नहीं आ रहा है। देखो, मैंने शुरुआत में कहा था कि रेवोल्यूशन 2 टाइप्स है में। जी जी जी, प्लीज गो अहेड। 2 टाइप्स का होता है कि उसमें अबव से रेवोल्यूशन होती है, उसमें एलिट्स का रोल होता है, वो लिमिट होता है, चलो ये बात सही है, लेकिन होता है। और नीचे से रेवोल्यूशन होती है, वो उसका ताकत बहुत ज़्यादा होती है, कभी वो डिस्ट्रक्टिव होती है, कभी कंस्ट्रक्टिव होती है। आवाज ब्रेक हो रही है, your voice is terribly breaking. Yeah. Well, today I have to, sir, your voice is not with me, I'm sorry, and today I have to wind up. के लिए जो है वो सब प्रेशर ग्रुप्स जो है, आपके हेलो जी जी, बोलिए फटाफट बोलिए सर, 1 मिनट आप जी प्लीज। से पूछिए। नहीं, आप फिनिश है, मेरा टाइम ओवर हो रहा है, मैं ऑलरेडी रनिंग शॉर्ट 5 मिनट्स। मुझे मैं बोलूं? हाँ जी प्लीज, जल्दी 1 मिनट में प्लीज। बस मैं ऑप्टिमिस्टिक नोट पे खत्म करना चाहूंगा कि कोई जमाना था जब Your voice is not there. Okay, ladies and gentlemen, thank you so much for joining me in the discussion. It's pleasure talking, and we have got fruitful information today. Your voice is not there. Thank you so much, really. Thank you so much. And listeners, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप रेडियो उड़ान के व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो हमें mail@radioudan.com पर डालें। किसी तरह के डिसेबिलिटी सेक्टर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना फोन नंबर हमें mail@radioudan.com पर सेंड करना है। थैंक यू सो मच indeed everybody. And listeners, you don't go away, because another show, Mrs. Confusion, which you are waiting for, is just ready in 30 seconds. Microsoft Outlook.